पहला फिर दूसरा। अच्छा ठीक। नमस्कार। टीचर्स अकादमी प्रयागराज से मैं हूं डॉक्टर पंकज। साथियों, आज आप सबका हम स्वागत करते हैं जो भी साथियों से जुड़ चुके हैं सबका। और टेट 2026 के लिए आप सब लोग लग चुके होंगे और फॉर्म भी कल से भरा जा रहा है साथियों। तो आप लोग अगर जुड़ चुके हैं तो आप हमें जरूर एक बार कमेंट करें कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। हमारे भावी शिक्षकों और हमारे पदस्थ शिक्षक जो भी जुड़े हुए हमसे हैं सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोग सब लोग जुड़ करके मैं एक बार अपने स्क्रीन पे देखना चाहूंगा कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं और जुड़ करके हमें एक बार जरूर बताते चलें कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो हम लोग अपने अपने बात के साथ ही शुरुआत करते हैं। टेट 2026 के लिए इसके पहले की जो कक्षाएं चली है वो सीडीपी की चल चुकी है 8 से 9 और 9 से 10 हिंदी चली है। अब 10 से 11 आपकी संस्कृत चलने वाली साथियों। तो 10 से 11 हम लोग की संस्कृत चलने वाली है, उसकी कक्षा को हम लोग देखते हैं और आगे की बात करते हैं। हमसे जुड़ चुके छात्र जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं, वो सारे लोग हमको एक बार मैसेज कर दें, एक बार कोई भी एक लोग कर दे कि हाँ हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो हम लोग अपनी बात की शुरुआत साथियों यहीं से करते हैं। हमारी कक्षाएं चल चुकी हैं, चाहे वो आप ऑनलाइन हमको आप देख रहे हैं, हमारी पूरी टीम को देख रहे हैं, हमारे जितने भी शिक्षक वर्ग हैं सबको आप देख रहे हैं, सबकी कक्षाएं देख रहे हैं। और आप ऑफलाइन में भी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्रयागराज में आप हैं, प्रयागराज के निकटवर्ती शहर में आप कहीं हैं तो आप प्रयागराज आकर के, प्रयागराज में एक बालसन चौराहा है, बालसन चौराहे के आगे सेंट एंथनीज कॉलेज है और सेंट एंथनीज गर्ल्स कॉलेज के सामने हमारी संस्था है टीचर्स अकादमी। वहां पे आप आकर के और इंक्वायरी कर सकते हैं और हमारी कक्षाओं को आप ले सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं और प्रथम प्रयास में बिल्कुल सम्मानजनक अंकों के साथ आप उत्तीर्ण कर सकते हैं। साथियों आइए हमारी संस्था से जुड़ने के लिए। तो आइए देखते हैं आज की कक्षा हमारी। और ये देखिए साथियों, यूपी टेट की कक्षा है हमारी 26 की और शिक्षक भर्ती में सबसे ज्यादा चयन देने वाली हमारी संस्था साथियों है लाइव। ये जो है लाइव क्लासेस टाइम टेबल आपको ये दिख रहा है। सबसे पहली कक्षा हमारी देखिए 8 बजे से रहती साथियों। ये देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए हमारी पहली कक्षा रहती है, कितने बजे रहती है? ये देखिए हमारी पहली कक्षा आपके लिए रहती है सुबह 8 बजे। 8 AM पे आपको सीडीपी मिलती है। 9 बजे आपको हिंदी की क्लास आपको सर देते हैं। 10 बजे देखिए हमारी कक्षा है, संस्कृत की है। और 11 बजे देखिए मैथ की कक्षा है और एसएसटी यानी सोशल साइंस की, सामाजिक विषय की। आप दोनों में से जो जूनियर वाले प्राइमरी वाले अलग अलग हैं, दोनों लोग इसमें अपना अपना चॉइस कर लेंगे। अगली जो कक्षा हमारी है साथियों, मैथ के बाद एसएसटी के बाद अगली कक्षा हमारी देखिए ईवीएस के सर देते हैं आपको कक्षाएं, उसको आप देखिए साथियों। आइए शुरुआत करते हैं आज हम लोग इससे आगाज आज के सवाल के साथ। और हम लोगों ने कल जो सवाल किए थे वो तो किए थे, मैं आज नए सवालों के साथ हम आ चुके हैं साथियों और ढेर सारे सवाल आज करने हैं। अभी समय हमारे पास पर्याप्त है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। और आज की कक्षा के साथ एक पहला सवाल आपके सामने आ गया है। उस वर्णों का बोधक प्रत्याहार कौन सा है साथियों? आपसे पूछे जाने वाले सवाल, बार बार आपसे पूछे जाते हैं सवाल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आपसे जो बनने वाले सवाल हैं, आपसे बनने वाले जो साथियों सवाल हैं, वो सवाल कैसे बनते हैं ये आपसे मैं आपको पहले बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो आपसे सवाल बनेंगे साथियों वो कैसे बनेंगे ये बताना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। और कैसे बनेंगे ये सब आपको हम बता रहे हैं साथियों। देखिए आपसे सवाल बनते हैं, पहले तो आपसे पूछा जाता है वर्णमाला। आप ये जानते होंगे वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है, वर्णमाला होती है, आपने देखा होगा जो वरमाला पहनते हैं शादियों में, विवाह में, कोई माला, चाहे वो हमारे यहाँ स्त्रियां पहनती हैं चाहे पुरुष पहनते हैं, जो माला पहनते हैं आप, माला में देखिए या तो आप फूल की माला पहनेंगे तो कई माला उसमें कई फूल गुथे रहते हैं ऐसे 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 ऐसे, तब तो माला बनती है ना। माला एक उसका समूह होता है, चाहे फूलों की माला हो तो फूलों का समूह है, चाहे वो किसी लड़ियों का बना हुआ है तो लड़ियों का समूह है।
तो ग्रुप का बना हुआ होता है साथियों। तो उन सब चीजों को आपको देखना है। कहने का मतलब है वर्णमाला आपसे पूछी जाती है। हाँ, आकांक्षा वर्मा जी हैं, उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग सर। हाँ, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपको आकांक्षा जी, आप जुड़ चुकी हैं, मेरी आवाज आप तक जा रही है, तो आप सब लोग हमको कमेंट करें, हमारे छात्र जुड़े हुए हैं। साथियों, वर्णमाला आपसे पूछी जाती है अक्सर। ये सवाल कहाँ से है? ये वर्णमाला से पूछे गए सवाल है। ठीक है, इनमें क्या आपसे पूछा गया है? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, और आपसे ये तो आपका स्वर हो गया। व्यंजन आपसे पूछे जाते हैं साथियों। जब भी आपसे व्यंजनों की चर्चा हम करेंगे तो वहां से क च ट त प यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग का मतलब क ख ग घ ङ, च वर्ग का मतलब त छ ज झ ञ, ट वर्ग का मतलब त ठ ड ढ ढ, त वर्ग का मतलब त थ द ध न, और प वर्ग का मतलब प फ ब भ म। अगर आपसे कोई कहे क वर्ग के अक्षर हैं ये, क वर्ग, क वर्ग मतलब क्या हो गया? क वर्ग का मतलब हो गया क ख ग घ और ङ। आप अंगा कहते हैं, अंगा नहीं इसको कहते, इसको ङ कहते हैं। ठीक है, का वर्ग का मतलब का हो, ये हो गया। आपसे कोई कहते टा वर्ग, ठीक है, टा वर्ग के हाँ वर्णों को बताइए। टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं टा वर्ग में? तो आप बताएंगे टा, ठ, ड, ढ, ढक्कन वाला, टा ठा डा ढा अड़ा। यही तो आपका है, यही आपका बनता है। इस तरह का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, मतलब जो भी पहला अक्षर है उसी के आधार पे हमारे वर्ग बनते हैं। ये आप जानते होंगे। ये का वर्ग है, ये टा वर्ग है। चा वर्ग मान लीजिए आपसे पूछे चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ठीक है, तो आपको क्या बताना होगा? च, छ, ज, झ, या। जा मत कहिएगा, च छ ज झ या। ठीक, इसी तरह साथियों आपको वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपके सामने सवाल आ गया है ऊष्म वर्ग। ऊष्म मतलब जानते क्या होता है? गर्म। गर्म की अंग्रेजी क्या होती है? हॉट। भाई देखिए, क्योंकि ये सब बताना, हॉट और गर्म ये सब बताना इसलिए जरूरी है। हाँ, हाँ, आकांक्षा जी ने लिख दिया कि का चा टा ता पा। बिल्कुल, का चा टा ता पा ये हमारे क्या है? इसको कुचू टू तू पू भी कहते हैं, का चा टा ता पा भी कहते हैं। बिल्कुल, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सब मिलाकर के कितने वर्ण हो जाते हैं साथियों? ये जो सारे वर्ण हमारे मिलते हैं। जैसे आकांक्षा जी ने कहा क, च, ट, त, पा, है ना? कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच। इनमें कितने कितने होते हैं? का के बाद ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ता ही है, ता, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब गिनिए, 25 वर्ण पूरे हो गए। ये जो पांचों में है, ये पांच पांच है, पांच पांच है, तो पांच पचे 25 वर्ण साथियों हमारे हो जाते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण मतलब ये होता है, इनको जब आप बोलते हैं तो आपकी जिह्वा, आपका जो जिह्वा के अंदर जो कोई है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से टच करके ही बाहर निकलते, स्पर्श करके ही बाहर निकलते। का बोलिए? क, ख, ग। देखिए अकु विसर्जनीय नाम कंठ है। तो इस तरह साथियों कहने का मतलब ये था। ये सब आपसे पूछा ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? ऊष्म का मतलब होता है गर्म। साथियों ऊष्म का क्या मतलब होता है? गर्म। तो गर्म वर्ण कौन से हैं? अब आपसे सोचिए, सवाल टेट में पूछ दिया। अब आपसे टेट में सवाल पूछा है गर्म वर्ण। हम बता रहे हैं आपको गर्म वर्ण, यहाँ तो ऊष्म लिखा है, थोड़ा शुद्ध वर्ण कर वर्ण वहां डाल दिया है। अरे ऊष्म का मतलब होता है गर्म। ऊष्म, ठीक है, ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्म। ऐसे कौन से वर्ण है? काखा का घंगा, छ छ झ ञ, ट ट ड धड़ा ध ध धना प प प भ म या र ल व श श ह छ इनमें कौन से वर्ण है जो ऊष्म का बोधक है? तो ऊष्म वर्ण का बोधक प्रत्याहार आपसे पूछा है। अब आपको प्रत्याहार कैसे बनाना होगा? शल, यण, हस, जस। आपको माहेश्वर सूत्र हमने बताया था। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं साथियों? माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। उन्हीं 14 में से आता है अयुड़ रिलिक योंग यौच हयवरट लण यम गणनम झभय घटधस जब घटधस खपचदत चरतो कपय शशशर श श कपय शशशर हल। बस। अब आपसे पूछ लिया उस मोड़ कौन कौन से हैं। खास बात देखिए साथियों, एक तरीका और ये भी है लिखने का।
सशसर आपने लिख दिया, सशसर और हल, सशसर और हल, ये है ना। प्रत्याहार में बताया गया है कि जो भी एक एक सूत्र है, ये सशसर, एक हल, एक प्रत्याहार, जितने भी प्रत्याहार 14 प्रत्याहार हैं उनका आखिरी वर्ण क्या हो जाता है, इत संज्ञक हो जाता है साथियों। इत संज्ञक मतलब पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इनकी गणना आप नहीं करते हैं। अब सशसर देखिए ऊष्म वर्ण है ना, ये यही तो ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण कौन सा है, सशसर, सशसर हल, ये हमारा प्रत्याहार है। ये प्रत्याहार हमारा 13वां है, ये हमारा है 14वां सूत्र है। ये कौन सा है, माहेश्वर सूत्र 13वां है। कौन सा है, ये माहेश्वर सूत्र कौन सा साथियों है, ये 13वां सूत्र है, ये 14वां सूत्र है। तो 13वां 14वां में ऊष्म वर्ण आते हैं। ऊष्म वर्ण कहाँ आते हैं, 13वां 14वां में। अब आपको जाना जरूरी है ऊष्म वर्ण कौन है। पहली बात, अंतस्थ वर्ण कौन है, आपसे बार बार सवाल पूछा जाता है साथियों, ऊष्म वर्ण कौन से हैं, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, ठीक है, आपसे पूछा जाता है ऊष्म वर्ण कौन से हैं, ठीक है। ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण कौन से हैं, इसको आप लिख लीजिए, श, 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 ह, यही 4 वर्ण क्या कहलाते हैं साथियों, ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। अंतस्थ वर्ण आपसे पूछा जाता है, निम्न में अंतस्थ नहीं है तो आप जो याद रखेंगे, चाहे पूछे है चाहे नहीं है, तो आपको अगर याद है तो आप पकड़ लेंगे। अंतस्थ कौन सा साथियों है, या, व, र, ल, या व राला, कौन सा वर्ण साथियों है ये, या व राला, याद रखिएगा, या, व, या व र ल, ये कौन से वर्ण साथियों हैं, ये संयुक्त, ये अंतस्थ व्यंजन है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों याद रखिएगा, कॉपी पे भी उतार लीजिए, बार बार सवाल पूछा जाता है। कभी सवाल पूछ लेगा आपसे, निम्न में ऊष्म कौन नहीं है, पूछेगा ऊष्म नहीं है, शा श श व, पूछेगा ऐसे आपसे, निम्न में ऊष्म वर्ण नहीं है तो दे देगा श, 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 व, ये रहेगा ए ऑप्शन, ये रहेगा बी ऑप्शन, ये रहेगा सी ऑप्शन, ये रहेगा डी ऑप्शन। अब बताइए कौन सा उसमें नहीं है, तो भाई उसमें सा 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 है, तो इसमें कौन नया चीज आ गया है भाई, उस वर्ड में यही 4 होना चाहिए, सा 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 मिल रहा है, वह नहीं है, वह तो अंतस्थ में है, यानी ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, ये नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, आपको याद कर लेना बहुत जरूरी साथियों है, आप जाकर के तुरंत याद कर लीजिए इसको, उस वर्ण कौन से हैं, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, आपको सारी बातें आपको हम बता रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लगातार लगे रहिए। अब शल प्रत्याहार पूछ दिया आपसे कि शल प्रत्याहार कौन सा है, ये इसमें उस वर्ण देखिए साथियों, अब देखिए हम क्या करेंगे, आखिरी वर्ण जो होता है हर सूत्र का आखिरी वर्ण हम मिटा देंगे, ऐसे ऐसे मिट गया, आखिरी वर्ण आपका मिट गया, ठीक है। ये सूत्र का नियम है, जितने माहेश्वर सूत्र हैं 14 माहेश्वर सूत्र है ना, ये 14 माहेश्वर सूत्र कौन सा है, आ, ई, उ, ड़, री, ली, क। आपसे पूछ दिया अक प्रत्याहार, बताइए अक प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आता है, अक, आ यहाँ का ले लीजिए और का यहाँ का ले लीजिए, क्योंकि आयुड़ रिलरिक पहला सूत्र ये है, दूसरा सूत्र ये है, आयुड़ रिलरिक, आ यहाँ से ले लीजिए और देखिए का कहीं नहीं, का यहाँ मिल रहा है, इसको मिला के अक प्रत्याहार हो गया। अब क्या करना होगा, अब पूछेगा अक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, तो आयुड़ का जोड़ा है, इसमें हलंत लगा है, ठीक है, ये जोड़ा है ना, ये वाला ड़ा हलंत लगा है, और ये का है, इसमें भी हलंत लगा है। ये नियम कहता है आखिरी वर्ण को आप मिटा दीजिए। अब बताइए कितने वर्ण बचे, अक प्रत्याहार में कितने वर्ण बचे हैं, अब आप बताइए, अक प्रत्याहार में बनने वाले कौन से वर्ण हैं, अब आ, ई, उ, री, यानी 5 वर्ण है, यही 5 वर्ण हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, मूल स्वर कहते हैं। हम आपको बताएंगे, इसी तरह बताएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किस तरह से आपको प्रत्याहार निकालना है, सूत्रों को लिखना है, आधी सारा मिटा, ऐसे मान लीजिए आपको, ये आपने इसको लिख लिया होगा साथियों, तो आपको मिल गया ना उत्तर, यहाँ पे कौन सा उत्तर है, शल प्रत्याहार। अभी आपको बताया कि नहीं, श, 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 ह, ठीक है, सशसर है ना ये, तो सशसर हमने कर दिया,
ये कौन सा सूत्र था? षषर हल, ये हल हो गया। ये दो, ये 13वां सूत्र है, ये 14वां प्रत्याहार का सूत्र है। तो इसमें क्या हमने कहा था, जो आखिरी वर्ण होता है ये वाला ये वाला ये वाला, इनको मिटा देंगे, इनको मिटाइए और इनको मिटा दीजिए। हर सूत्र का आखिरी वर्ण श श श, देखिए मिट जा रहा है, श श श और हा, ये 4 वर्ण हमारे के क्या हो गए साथियों? यही ऊष्म वर्ण हो गए। और शल प्रत्याहार, शा यहाँ था और ला का यहाँ था, तो ला यहाँ का ले लिए, सा का यहाँ ले लिए, सल बन गया। ठीक है, तो सल प्रत्याहार के अंदर कौन आ गया? हमारे ये ऊष्म वर्ण आ गए। ये बात सही हो गई। अब आपको साथियों अगर आपसे पूछ दिया जाए, देखिए ये तो सल प्रत्याहार का वर्ण हो गया। आपसे अगर पूछ दिया जाए अभी मान लीजिए आपसे पूछते हैं हम, अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अच प्रत्याहार में, हाँ, आकांक्षा जी ने उत्तर देना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, इत संज्ञक होता है, बिल्कुल आकांक्षा जी, जो आखिरी वर्ण होता है इत संज्ञक होता है। इत संज्ञक मतलब संस्कृत में कुछ ऐसा मत समझिए, जो संस्कृत में इत संज्ञक होता है, ठीक है, इत संज्ञक जो संस्कृत में होता है वही गणित में क्या होता है? जीरो, शून्य। वही गणित में क्या होता है? शून्य। जो शून्य की हालत होती है वही यहाँ हमारे यहाँ इत संज्ञक की हाल होती है। इनकी गणना, जैसे शून्य अगर अंक एक, किसी एक के पहले अगर शून्य है तो उसकी गणना हम नहीं करते। तो आइए देखते हैं। ऐसे आपसे कोई पूछ लिया अक प्रत्याहार के अंदर क्या आएगा? आपसे कोई पूछ दिया अक प्रत्याहार के अंदर कौन वर्ण आते हैं? अक प्रत्याहार। अब अक प्रत्याहार के लिए तो पहली शर्त तो यह है कि आपको माहेश्वर सूत्र आना चाहिए। भाई ये तो देखिए, ये तो याद करना पड़ेगा। रट डाली जैसे मंगल भवन है। भैया ये बताइए, कभी आपने जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपि स्त्रीलोक उजागर, विद्यामान गुनिया चातुर, राम काज करवे कै वातुर, मैं बताऊं मैं खुद याद नहीं किया हूं, सुनते सुनते याद हो गया, देखते देखते याद हो गया। ठीक है, वैसे ही जैसे एक पहले पेन का प्रचार आता था कि लिखते लिखते लब हो जाए, रोटोमैक, बहुत पहले आता था, आप लोगों के समय में नहीं आता होगा। पहले एक पेन आती थी रोटोमैक। पेन कौन सी थी? रोटोमैक थी साथियों, रोटोमैक। उसका प्रचार आता था, लिखते लिखते लब हो जाए, लिखते लिखते लब हो जाए। तो साथियों कहने का मतलब यहाँ लब वाली बात नहीं है। यहाँ मेरे प्यारे प्यारे शिक्षकों, यहाँ अक प्रत्याहार अगर आपको लिखना है, अक प्रत्याहार बताना है, तो आपको सूत्र आपको आना चाहिए जो प्रत्याहार वाला सूत्र है। ठीक, माहेश्वर सूत्र है आ ई उ उड़, पहला हो गया आई उड़, जहां तक का रुक जाएगा वहीं रुक जाए, आई उड़, रिल रिक। अच्छा ठीक है, ये का नहीं बल्कि हम अच कर देते हैं। अच प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से बढ़ाते हैं? कौन से? अच। ठीक है, अब बताइए। हाँ, आयुड़ रिलरिक एओ, ये कहा जाता, आयुड़ रिलरिक एओंग, आयुड़ रिलिक एओंग, हाँ, औच। देखिए आ गया कि नहीं चा? यहाँ का चा और यहाँ का आ और चा मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? आ यहाँ का ले लीजिए और चा ये हलंत वाला यहाँ का ले लीजिए। अच बन गया कि नहीं बन गया? अब बताइए, अच बना कि नहीं बना? अच बन गया आपको ने। अब आपसे पूछा गया अज ही मान लीजिए, अच वर्णों में कौन कौन से, अच वर्णों का बोधक कौन कौन है? जो अच प्रत्याहार उनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? यही लिख देता, लंबा लंबा आई यू री ली, यही सब लिख देता। आपको साथियों क्या करना है? अच देखिए, आ आपने यहाँ को उठाया, अच्छा आपने यहाँ का ले लिया, ठीक, बन गया अच। अब अच के अंदर कितने वर्ण आते हैं? पूछ रहा है अच के अंदर कितने वर्ण आते हैं? वर्ण माने अक्षर, कितने अक्षर या वर्ण आते हैं? कितने वर्ण है भाई? अब नियम ये कहता है, देखिए नियम बता रहा हूं आपको, इस तरह से सीधे से लिखा हूं। अब आप उठाइए मिटावना, हर सूत्र का आखिरी जो है इस संज्ञक वर्ण को आप मिटा दीजिए, ऐसे 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 ऐसे। अब गिन डालिए कितना वर्ण बचा है। अच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या आपके सामने आ गई। आकांक्षा जी ने बिल्कुल सही लिख दिया है। देखिए आयु, ठीक है, 3 वर्ण हो गया ये, हाँ 3 वर्ण तो आपका ये हो गया भाई। आयुड़ 3 4 5 6 7 8 9 बराबर 9, बराबर क्या है साथियों? 9। और 9 क्या है? यही सारे स्वर हैं, ये स्वर है, ये स्वरों की संख्या है। कितनी है? स्वरों की संख्या साथियों आपसे
बता दिया गया। इस तरह आपको बताने की साथियों मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप जल्दी जल्दी सारी विषयों को आप जान पाए, ये मेरा उद्देश्य है। अच प्रत्याहार को हमने सारे सूत्र लिख दिया, यूड, रिलिक, योंग, एउच, आखिरी वर्ण मिटा दिए। मिटाते ही सारे वर्ण हमारे आ गए, अच में जो बचे हुए थे, आखिरी वर्ण जितने भी थे सबको हमने मिटा दिया। इसके बाद जो बचे हैं वही अच है, बस कुछ करना ही नहीं है। सूत्र आप जो माहेश्वर सूत्रों के लिखिए, पहला और आखिरी मिला लीजिए, वही है, ठीक है। इसके बाद आखिरी वाला लाइन मिटा दीजिए, आखिरी अक्षर सारे मिटा करके जो बचा है वही अच प्रत्याहार में आ गया। अगला सवाल साथियों, दृश्य धातु से सत्य प्रत्यय लगने पर निष्पन्न क्या होता है? दृश्य धातु, दृश्य का मतलब होता है देखना, देख रहा है कोई व्यक्ति, तो दृश्य धातु है। दृश्य धातु का रूप यही चले, दृश्यन चलेगा, पश्चन चलेगा, दर्शन चलेगा, दृष्टि चलेगा साथियों। जैसे दृश्य धातु है, दृश्य का मतलब क्या होता है साथियों? दृश्य ये है, देखिए दा पे री है, दृश्य धातु साथियों, है ना। दृश्य मतलब क्या होता है? देखना, देखना, इसका अर्थ क्या होता है? देखना। तो दृश्य धातु देखिए वहां पे लिखा हुआ है, आप ये मतलब कंप्यूटर वाला वो है दृश्य, ये दृश्य है, दा में री है, वो दृश्य जो लिखा हुआ है, ठीक है। ये मूलतः इस तरह होना चाहिए था, लेकिन अब वो कंप्यूटर का है, उसमें री ऐसे ही आता है, दृश्य, ठीक है। दृश्य धातु से जब सत्री प्रत्यय लगता है तो क्या बनेगा? दृश्यन बनेगा, पश्चन बनेगा, ए बनेगा, क्या बनेगा? जैसे पठ धातु से सत्री लगता है तो क्या बनता है? पठ धातु है ना, ये पठ धातु से जब सत्री प्रत्यय लगता है साथियों, सत्री, ये बड़ा शाह है, और तामेरी है, सत्री लगा तो क्या बनेगा साथियों? तब बनता है आपका पठन। क्या बनता है? पठन, पठन शब्द बनता है साथियों, ठीक। क्या बनता है? पठन। तो दृश्य धातु से बनेगा तो दृश्यन बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है यहाँ साथियों, दृश्य नहीं होगा। जैसे लिख धातु से जब सत्री लगता है तो क्या बनता है? जैसे लिख धातु है, लिख, लिख माने लिखना, जैसे आपका लिख धातु है, ठीक है। लिख धातु से जब सत्री लगाएंगे तो क्या बनेगा? लिख धातु से सत्री लगाएंगे तो बनेगा लिखन, ली ख। अगली बार शायद आपसे पूछ दे, लिखन पूछ दे, पठन पूछ दे। आपकी दृश्य धातु से पूछा है, अगली बार पठ धातु से पूछ देगा, पठ से सत्री लगाएंगे तो क्या बनेगा? पठन। लिख धातु से वही, मान लीजिए सवाल वहीं उठा कर रख दिया, अभी यही उठाए हम ला कर रख दें, लिख धातु से सत्री लगाएंगे तो क्या बनेगा? लिखन। वैसे दृश्य धातु से सत्री लगाएंगे साथियों तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनाया है, पश्यन। दृश्य को क्या आदेश हो जाता है? पश्य आदेश हो जाता है, तो साथियों क्या बन जाएगा? पश्यन, इसका यहाँ पे आदेश हो जाएगा। ये देखिए आपके सवाल बन गए। ये दर्शन नहीं बनता है, दृष्टि नहीं बनती है, दृश्यन नहीं बनेगा। यहाँ आपका उत्तर साथियों दृश्य धातु से क्या बनेगा? ये दृश्य धातु, दा है ना, दा है ना, इसमें री होता है, तब ये दृश्य बनता है। देखिए ये दृश्य को क्या होता है? पश्य आदेश हो जाएगा साथियों। पश्य क्या होता है? आदेश हो जाता है कि इसका रूप पश्य की चलेगा, ये इसका रूप चलेगा गच्छत, गच्छत है गच्छन्त, वैसे पश्यत, पश्यतः, पश्यंत साथियों चलता है, ये रूप हमारा बन गया। यहाँ पश्यंत, दृश्य धातु से सत्री लगने पर पश्यन, और पठ धातु से सत्री लगने पर पठन, लिख धातु से सत्री लगने पर लिखन, लिखन, पठन, पश्यन, ये सब क्या है? ये तीनों चारों शब्द क्या है? ये सत्री हैं। आप ध्यान रखिएगा, कभी आपके सामने आए क्या? पठन, याद रखिए, पठन, लिखन, ना देखिए है ना, लिखन, पठन, लिखन, पश्यन, ये सब शब्द किसके हैं साथियों? ये सब किसके हैं? ये सब किसके शब्द साथियों हैं? ये क्षत्रिय प्रत्यय के, बड़ा सा और तामरी, क्षत्रिय प्रत्यय के ये सब रूप बनते हैं, ठीक है। और ये आपने देख लिया साथियों, एक सवाल में हमने आपको 3-4 धातुओं का रूप हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अगला सवाल देखिए साथियों, मनोरथा उदाहरण किसका है? ये आपसे पूछ रहा है। मनस धनु रथ है या मन धन रथ है? बिल्कुल आकांक्षा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सारे लोगों का जवाब हमें मिल रहा है, हमारे छात्र जुड़े हुए हैं, सबका हम धन्यवाद करते हैं। और आप लोग साथियों का एक काम करिए, हमारी ये जो संस्था है यानी टीचर्स अकादमी है, अभी फिलहाल हमारी जो कक्षा चल रही है टीजीटी पीसीटी अकेडमी पे चल रही है, क्योंकि हमारी जो हमारा मुख्य चैनल है, जो हमारा मुख्य प्लेटफॉर्म है टीचर्स अकादमी का, उसमें थोड़ा बाधा है, तो बाधा के नाते थोड़ा दिक्कत आ रही है। इसलिए साथियों हम ये चाहते हैं कि आप जरूर हमारे इस कक्षा को आप शेयर करिए, अपने साथियों तक पहुंचाइए, इसको लाइक और कमेंट करिए, तब आगे बढ़ाइए इस कक्षा को, तो ज्यादा मजा आएगा। तो मनोरथा उदाहरण किसका है? आपसे अक्सर पूछा जाता है मनोरथा पद में संधि कौन सी है? तो मोटी मोटा संधि स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है, ये आपसे पूछा जाता है। तो आप इसको बताइए भाई क्या होगा, कौन सी संधि होगी? तो इसमें साथियों कुछ नहीं है, माना आपसे या तो पूछता है मनोरथा में संधि कौन सी है, मनोरथा में आपसे संधि पूछा है, मनोरथा में संधि कौन सी है, ठीक है, मनोरथा में, और या तो आपसे पूछता है मनोरथ के जो मनोरथ जो संधि है, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा,
तो मनोरथ का सदविच्छेद साथी होता है मनः अधन रथः। मन एक तरफ, रथ एक तरफ, दोनों तरफ केवल यही विसर्ग आपको रख देना है बस। मनोरथ है हमें मन और इधर रथ, ठीक है। ये मन हो गया, इधर रथ हो गया, मन के पीछे दो विसर्ग, एक विसर्ग इधर, ये विसर्ग, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये विषय ये हो गया हमारा संधि विच्छेद। क्या हो गया, संधि विच्छेद। ये हो गया संधि पद, ठीक है, संधि का ये पद है, ठीक है, ये हमारा संधि पद। तो आपसे या तो पूछता है मनोरथ में कौन सी, तो साथियों से मनोरथ में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। क्योंकि देखिए विसर्ग क्या है, ये क्या विसर्ग लगा है, दो डब्बा, ये क्या है, विसर्ग है, तो कहते हैं इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं इसको, विसर्ग बोलते हैं। और ऐसे मान लीजिए ऊपर बिंदी है, इसको क्या साथियों बोलते हैं, इसको अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये सब लक्षण जानिए। जैसे गणित में आप गुणा भाग जोड़ घटाना देखते हैं आप, है ये इस तरह किया तो गुणा, इस तरह किया तो जोड़, इस तरह किया तो घटाना, और ये दो बॉक्स एक डंडी वाला रहेगा तो वो परसेंटेज निकालने का अलग अलग चिन्ह होता है। वैसे संस्कृत में भी होता है। देखिए यहाँ विसर्ग साथियों, विसर्ग यहाँ पे है, विसर्ग यहाँ पे है, तो मोटी मोटा आपको सीधे सीधे पकड़ लेना चाहिए कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। आपसे मनोरथ में दो सवाल पूछता है, या तो मनोरथ देकर के पूछेगा कौन सी संधि है तो विसर्ग संधि, या तो मनोरथ देकर पूछेगा संधि विच्छेद कौन है। यहाँ दे देगा मन धन रथ, मनस धन रथ, मनोधन रथ, मन धन रथ, चार विकल्प आपको दे देगा। चारों विकल्पों में से एक विकल्प का चयन आपको करना होगा। मैंने आपको बता भी दिया मनोरथ में दो तरह के सवाल बनते हैं, एक तो मनोरथ पूछेगा, एक पूछेगा संधि विच्छेद। तो आप लिखिएगा एक तरफ मन धन विसर्ग, रथ धन विसर्ग, यानी विसर्ग संधि होगी। जहां दो बक्सा इस तरह रखे आप, जहां पे आगे पीछे दो बक्सा हुआ, ये समझ जाइए कि हाँ विसर्ग है, यानी कौन संधि बन रही है, विसर्ग संधि बन रही है साथियों। कौन संधि, विसर्ग संधि बन रही है। जहां दो डब्बा आया वहां विसर्ग संधि, जहां दो डब्बा आके बैठ गया, जैसे मान लीजिए आ गया मनोधन रथ, ठीक है, तो जैसे मन, जैसे मान लिया आपको दे दिया होता मन धन रथ, मनस धन रथ, ठीक है, मनस धन रथ, ठीक है, मनोधन रथ, मनोधन रथ। तो इसमें सबसे सही कौन लग रहा है आपको, यही दो डब्बा वाला, क्योंकि विसर्ग संधि का ये उदाहरण हमारा है। जहां जहां ये दो डब्बा वाला रहेगा आगे पीछे दोनों तरफ, वही समझ लीजिए क्या है, वही हमारा विसर्ग। भाई ये विसर्ग का लक्षण है, यही तो विसर्ग का चिन्ह है, ये साइन यही है, ये चिन्ह इसका है, किसका, विसर्ग का। इसलिए जहां पे ये दो डब्बा, जहां पे दो डब्बा आगे पीछे प्लस के आगे पीछे है, तो मान लीजिए कौन सी संधि साथियों वहां पे है, विसर्ग संधि, क्योंकि ये लक्षण किसका है, ये विसर्ग का है। मोटी मोटा आपने समझ लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। साथियों तक आप जरूर साथियों पहुंचाइए इस कक्षा को, क्योंकि हमारा जो चैनल है अक्षा, साथियों देखिए हम लोगों ने पढ़ा था स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं। आप देखिए साथियों ध्यान रखिएगा, मूल स्वर कितने थे, मूल स्वर हमारे कितने हैं, 5, ठीक है, 5 एकदम वो जो बिल्कुल शुद्ध लिपि है उस तरह लिख रहा हूं 5, लेकिन हमारे कई छात्रों को इसमें दिक्कत भी होगी, इस 5 से परिचित नहीं होंगे, तो मैं ये 5 लिखता हूं। मूल स्वर कितने हैं, 5, और संपूर्ण स्वर कितने हैं साथियों, संपूर्ण स्वर अगर आपसे पूछता है तो कितने होते हैं, 9, 9 माने ये 9, ठीक। और आपसे व्यंजन पूछता है, ये स्वर हो गया, मूल स्वर हो गया और संपूर्ण स्वर हो गया। ये मूल स्वर होता है 5, संपूर्ण स्वर होते हैं 9। ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा, बार बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें व्यंजन भी है, ठीक है, ओ काचा टाटा पा, ठीक है, अंतस्थ है, ऊष्म है। 3 वर्ण साथियों ऐसे बच जाते हैं जिनको हम गणना करते हैं। 3 वर्ण हमारे ऐसे बच जाते हैं, वर्णमाला में हा के जो उपरांत बहुधा क्षत्रज्ञ देने वाली रीति है, किंतु ये शुद्ध वर्णों में नहीं आते हैं। क्ष, एक शब्द है क्ष, छत्री वाला, क्ष, त्र और ज्ञा, ये 3 वर्ण ऐसे हैं जो वर्णमाला में उस तरह नहीं आते, क्योंकि अशुद्ध शुद्ध वर्ण नहीं माने गए हैं। अब इनका भाई क्या करना होगा, ये 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। क्या बनते हैं, इनको जो है छत्र देने की रीति है, किंतु ये शुद्ध वर्ण नहीं है, ये 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे का क्ष है ना, ये क्ष, देखिए क्ष बोलते हैं आप, क्ष त्र ज्ञा, बहुत महत्वपूर्ण विषय है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण विषय है मेरे प्यारे भावी शिक्षकों, इस बात को ध्यान रखिएगा।
क्ष त्र ज्ञा, ये दो वर्णों के मेल से बनते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मेल से बने, इसमें दो वर्णों के मेल हैं। कौन कौन से हैं भाई, यही जानना जरूरी है। श में क्या है, का है, देखिए का अक्ष, का धन श, का धन श कर देंगे तो देखिए बोलिए क्ष, आधा का बोलिए, और पेटफड़वा सा जिसको आप बोलते हैं, लेकिन पेटफड़वा नहीं बोल, बल्कि उसको क्या बोलना चाहिए, उसको आपको मूर्धन्य श बोलना चाहिए। साथियों हम कमेंट देख रहे हैं, का धन श, क्ष बोलिए, का और श, क्ष, का श मत बोलिए, क्ष बोलिए, क्ष क्ष। तो छ कैसे बना है, का और श से मिलके बना है साथियों। ठीक, त्रा किससे बना है, त्र 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 शब्द साथियों किससे बना है, ता और रा से मिलकर के बनता है साथियों। त्रा किससे बना है, ता धन, ता में हलन, ता धन रा, त्रा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज साथियों है। ये शायद आप जानते नहीं होंगे या जान रहे होंगे, जान रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जान रहे तब भी जानिए। ज्ञा किससे बना है साथियों, अब ज्ञा देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, दो वर्णों से मिलकर के बना है। दो वर्ण कौन कौन से हैं, आपने श देखा, आपने त्रा देखा, आपको ज्ञा देखना है। ज्ञा में आप बोलिए ज्ञा, ज्या, जा और या बोलिए ज्या, ज्या, आप बोलिए ज्या। इसे नहीं है, देखिए अभी मुख्यमंत्री जी बोलते हैं ज्या, ज्ञा को ज्ञा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं वो, ज्या, यानी जा और या, ज्या। ज्ञा को क्या बोलते हैं, जा, जहां पे हलंत धन, या, क्या हो गया, ज्या। हम लोग ज्ञान बोलते हैं ना, देखिए वो ज्ञान बोलते हैं, हमारा ज्ञान नहीं बोलते, बल्कि क्या बोलते हैं, लोगों के बीच में ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान। अभी आप जाइए कुछ और पश्चिम में जाइए आप, या दक्षिण में जाइए, देखिए ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान, ज्ञान को ज्ञान बोलते हैं, क्योंकि जा और या का ये सम्मिलित रूप है, दोनों मिलकर के क्या बनता है, ज्ञान बनता है। जा धन या, जा और धन या बराबर ज्ञान। वैसे का धन शा बराबर क्ष, ता धन रा बराबर त्रा। ये तीनों वर्ण साथियों ये जानते रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए कभी भी आएगा, बहुत कठिन सवाल रहेगा ये, इसको याद रखिएगा। क्षत्रज्ञ, इसको आप नहीं कहते हैं या वाला क्षत्रज्ञ, क्षत्रज्ञ यही है। छ बनेगा काशा मिलके, त्रा बनेगा तारा मिलके, ज्ञा बनेगा जा और या मिलके बनेगा ज्या। ठीक है, आपको शायद ये बात समझ में आई होगी साथियों। अगर आपको समझ में आई है तो आप इसको जरूर आगे बढ़ाइएगा। पूछा है श किससे मिलके बना है, का और शा से मिलके बना है। देखिए का और शा से मिलके बना है। ठीक है, ये देखिए बाकी चीजें बिल्कुल आपके लिए उपादेय नहीं है। दा धातु है, दा माने देना, इसे किसी को आप दे रहे हो कुछ चीज, पैसा दे रहे हो, रुपया दे रहे हो, पुस्तक दे रहे हो, सामान दे रहे हो, खाने कुछ भी दे रहे हो, दा मतलब देने के अर्थ में है, देना शब्द पूछ रहा है। जो दा धातु है, इससे धातु क्या होती है, गम, गम माने जाना, गम माने जो आप गम समझ रहे हो वाला गम नहीं है भाई, गम। पठ, पठ माने पढ़ना। ठीक है, स्था, स्था माने ठहरना, रुकना कहीं, स्था धातु हो गई है। और आपसे पूछ दिया दा, दा माने देने के अर्थ में। ठीक है, गम माने जाना, ये रखिए साथ में। पठ माने पढ़ना, हाँ पढ़ना, रहना। अस्था माने ठहरना, और दा माने देने के अर्थ में, देने के अर्थ में या देना। ये सब क्या है साथियों, ये धातुएं। ठीक है, इनका रूप चलता है, अलग अलग चलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कह रहा है, जो दा धातु है, देने के अर्थ वाली जो दा धातु है, ये किस गण की धातुएं हैं साथियों। गण होते हैं ना, भ्वादिगण, जो होत्यादिगण, वो सब बहुत कठिन चीजें हैं। लेकिन आप सोचिए, यूपी टेट में अगर वो गण पूछ रहा है, यूपी टेट में अगर आपसे वो गण पूछ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर गण से धातु पूछने लगा, जो होत्यादिगण, जुहादिगण, ठीक है, भ्वादिगण है, और चुरादिगण, बहुत से गण हैं। तो इन गणों की बात अगर वो करेगा तो आपके लिए बहुत कठिन सवाल साथियों है ये, आपके लिए जुहोत्यादिगण है, ये बात याद रखिएगा। अब आप जा करके, जब हम आपको जब पढ़ाएंगे, जब आपको साथियों हम पढ़ाएंगे, जब आपको बताएंगे हम धातु रूप के बारे में, तो धातु रूप के बारे में ये भी हम बताते चलेंगे
ठीक है, ये धातु रूप जैसे हमने बताया है, ये हम बताएंगे गम धातु किस गण की है, किस गण की है, किस गण की है। गण का मतलब जैसे आप जानते नहीं किस बिरादरी के आप हैं, किस वंश के आप हैं, किस जिले के आप हैं। उसी तरह जो कुछ धातुएं होती हैं, इनका अपना अपना एक गण है। इतना अपना अपना गण माने समूह, अपना अपना इनका एक समूह है। तो जो दा धातु है, ये जुहोत्यादि गण की धातु है। ये इस गोल की है, इस गण की है, इस वंश की है, इस जाति की है, ठीक है, इस कैटेगरी की है। तो ये किस कैटेगरी की धातु है, ये इसी की आती है। किस गण की है, जुहोत्यादि गण की है। कुछ तनादि गण की होती है, कुछ अदादि गण की होती है, कुछ भवादि गण की होती है, ठीक है। तो साथियों इस तरह से हम आपको बताएंगे, ये बड़ा विस्तार हो जाएगा, सवालों को भी करना है। अगला सवाल देखते हैं, कारक। अब सोचिए, आपसे गण पूछा गया, आपसे कारक पूछा जा रहा है। आज तक आपने पढ़ा था कर्ता ने, क्या पढ़ा साथियों, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए यही तो है ना। ये था कारक का लक्षण, ये था। और ये क्या था साथियों, ये विभक्ति है। ये लक्षण कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए। आप जानते थे जहां के लिए मिलेगा वहां हम चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। कर्ता माने प्रथमा, कर्म माने द्वितीया, ठीक, कर्ण माने तृतीया और संप्रदान माने चतुर्थी। ये बात आप जानते थे। आपको षष्ठी सप्तमी तक आपको जाना है, आपको 60 में बता रहे हैं। इस तरह अगर आपसे पूछता था अब तक, अब तो भाई ये कारक, कारक तो ये भी था, ये आज तक ये सवाल पूछा गया था। अब उसने क्या कर दिया, पूछ दिया कारक में प्रकृत प्रत्यय क्या है। कारक में कहा पूछ दिया साथियों, कारक में कृत प्रत्यय क्या होगा। कारक में यदि प्रकृत क्री है तो प्रत्यय क्या है, क्री धातु। क्री माने क्री धातु, क्री धातु से प्रत्यय कौन सा लग रहा है, यही आपसे पूछने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। आइए देखते हैं, आइए आइए देखिए, ये देखिए घ है, त्रिच है, अड़बुल है। देखिए जब क्री धातु से साथियों, जब क्री धातु से अड़बुल प्रत्यय लगता है, अड़बुल अड़बुल प्रत्यय जब साथियों लगेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, इससे कारक बनता है साथियों। कारक क्या बनता है, कारक कैसे बनता है साथियों, इससे क्री धातु से डबुल प्रत्यय लग करके यहाँ डबुल प्रत्यय साथियों हमारा आ गया है। ये डबुल प्रत्यय हमारे सामने आ गया है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, क्या पूछा है, आइए देखिए। अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या पूछा है, द्वादश, अधिहरी, राजपुरुष है, पीतांबर है। ये साथियों आपके सामने सवाल का जवाब आ गया है। ये सवाल देखिए, हम हमसे जुड़ने वाले छात्रों का हम स्वागत करेंगे। हमसे जुड़ने वाले जो भी भावी शिक्षक हैं साथियों, आप जुड़ के लगातार जवाब देते रहिए और बड़ा मजा आएगा। आ भी रहा है अव्ययी भाव समास का उदाहरण, उनमें कौन है, द्वादश है, अधिहरी है, राजपुरुष है, पीतांबर है। साथियों अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, और दूसरा पद क्या होता है साथियों, इस संज्ञा होता है। ये तो लक्षण किसके हो गए, ये लक्षण हो गए आपके अव्ययी भाव के, अव्ययी भाव समास के। अव्यय क्या साथियों है, अधि और धन हरि, अधि और हरि। हरि एक संज्ञा है, अव्यय पद माने अधिउपसर्ग अव्यय पद माना गया। इसमें अव्यय का मतलब ये होता है जो न घटे न बढ़े। अधि हमेशा अधि रहता है, चाहे अधिक में लगाएंगे तभी अधि अधि रहेगा, धा पे बड़ी की मात्रा नहीं होगी। अधि अधि जो अपना अर्थ देगा तो अधि के रूप में ही वो रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो साथियों अधिहरी आ गया, बिल्कुल सही बात। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अव्यय पद पहले रहेगा अधि हो गया, संज्ञा पद दूसरा रहेगा तो हरि। भाई हरि, राम, आप, आकांक्षा, कोई भी जिसका भी नाम जो भी हो वो सब क्या है, वो संज्ञा है और उनके पहले अधि लग गया तो ये अव्यय पद है, तो अधिहरी हो गया। ठीक है, अधिहरी पद बन गया, ठीक है, अधिहरी आपका बन गया। द्वादश पहला पूछ दिया, पहला ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, हमने अपने इस सवाल का जवाब हम लोगों ने पा गया, हम लोग पा चुके हैं। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि पहला जो दूसरा विकल्प मान लीजिए सवाल बनाने वाला तो 26 वाला कोई टीचर ऐसा हो उठा कह दे कि इसी में ऐसा करते हैं कि पीताम्बर उठा लेते हैं, राजपुर से उठा लेते हैं, द्वादश उठा लेते हैं, कोई एक सवाल उठा करके हम सीधे पूछ पड़ते हैं इसका क्या होगा। 2 च 10 च, 2 च 10 च क्या पूछेगा, 2 2 च 10 च,
बराबर क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया साथियों, द्वंद्व, कुछ लोग कहते हैं द्वंद्व, ठीक है। इसमें कौन समास हो जाएगा, द्वौ से दस में कौन समास हो गया साथियों, द्वंद्व, दा में वा, फिर आधा ना, फिर दा में वा, द्वंद्व ये होता है। द्वंद्व नहीं, कुछ लोग लिख लेंगे द्वा आधा ना और दा, द्वंद्व, ये तो द्वंद्व माने हो गया लड़ाई भाई। तो द्वंद्व माने दा में यहाँ पे भी वार रहेगा, दा में वहां पे भी वार रहेगा साथियों, कहने का मतलब ये है। तो दो से दस से क्या हो गए, दो से दस तैसी द्वंद्व है, द्वा और आधा ना फिर द्वा, द्वंद्व समास। राज्ञ पुरुष, राजा का पुरुष यानी राज्ञ पुरुष है। आपसे ये भी जानते रहिए, द्वादश में कौन सा समास, द्वादश में साथियों दो च दस से पूछ सकता है, ये समासिक विग्रह है, लेकिन इसमें साफ से समास पूछेगा तो आपको क्या मानना होगा, द्वंद्व है। द्वा देखिए लिखा है खुद है, द्वादश में द्वा है, द्वादश का द्वा ही अपने आप बता रहा है कि द्वा में द्वंद्व है, द्वा में द्वंद्व है। तो द्वा देखिए, द्वा में द्वा है ना यहाँ पे, तो द्वा, अब इसे द्वादश है, देखिए द्वा, अरे द्वादश का मतलब जानते क्या होता है, द्वादश का मतलब होता है 12, 10 एकादश और द्वादश, ठीक है। द्वादश दा में वाह है कि नहीं, अगर आपको कुछ ना आए तो द्वादश में द्वा है तो सीधे आप द्वंद्व मार सकते हैं साथियों। दो चे दस चे, ठीक है। राजपुत्र है, ये राजपुरुष है कह रहा है, अब उत्तर देने वाले कह रहे हैं राजपुत्र नहीं है, हाँ राजा का पुरुष है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल राजा का पुरुष है, बल्कि तो राज्ञ पुरुष है, राजा का पुरुष पूछ रहा है साथियों। तो राजा का पुरुष का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, राज्ञ पुरुष है, अगर आपसे पूछ दिया। दूसरा क्या होगा भाई, एक तो आपको मिल गया अधिहरी में कौन सा समास है, अव्ययी भाव है। द्वादश में कौन सा हो गया, द्वादश में साथियों कौन सा हो गया, फिर से एक बार आपको लिख देते हैं, द्वादश में कौन सा हो गया, द्वादश में साथियों बन गया आपका, द्वादश में द्वंद्व, द्वा आधा ना और द्वा, द्वंद्व समास बन गया, ठीक है। द्वादश में द्वंद्व समास भाई, चलिए ये भी ठीक है। अधिहरी में अव्ययी भाव है, ये तो ऊपर लिखा ही है, फिर से लिख दे रहा हूं, अव्ययी भाव है, ठीक है भाई, अव्ययी भाव हो गया। राज्ञ पुरुष पूछ दिया, राज्ञ पुरुष है यानी राजा का पुरुष, यानी इसमें क्या हो जाएगा, राज्ञ पुरुष हो जाएगा, राज्ञ पुरुष, ठीक है। राज्ञ पुरुष में साथियों क्या हो गया, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष हो गया, कौन सा हो गया, षष्ठी तत्पुरुष, क्योंकि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे साथियों क्या खास बात क्या है, यहाँ राजा में राज्ञ है, मैंने षष्ठी का यहाँ पे एक वचन है। पीताम्बर है, पीताम्बर चौथा विकल्प आपसे पूछ दिया कि पीताम्बर में कौन सा होगा, ये भी आप जान लीजिए। पीतम अंबरम, पीतम अंबरम, पीता पे जो पीला वस्त्र है, जिसका पीला वस्त्र को धारण करने वाला है, कह रहा है पीतम अंबरम यश, पीतम अंबरम यश, पीतम अंबरम यस्य सह पीताम्बर, कौन समास साथियों, बहुव्रीहि समास यहाँ पे हो गया, बहुव्रीहि। अच्छा, पीताम्बर किसको कहा गया साथियों, पीताम्बर पूछा जाता है आपसे सवाल, पीताम्बर किसे कहा गया है, ये भी सवाल पूछा गया है साथियों। तो पीताम्बर किसको कहा गया है, हरि को कहा गया है, हरि, हरि, पीताम्बर किसको कहा गया साथियों, हरि को कहा गया है, पीताम्बर माने हरि। चारों विकल्प आपके सामने साथियों हो चुका है, चारों विकल्प आपके सामने, आप सवाल का जवाब दे भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। आइए साथियों अगला सवाल, निम्न में कौन चतुर्विंशति साहित्य संहिता के नाम से जाना जाता है। चतुर्विंशति साहित्य संहिता मतलब जिसमें 24,000 श्लोक हों, यही बात, 24,000 नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 24,000 श्लोकों वाला जो रचना है उसको चतुर्विंशति साहित्य संहिता कहते हैं साथियों। आइए देखते हैं क्या है ये भाई, 24,000 श्लोकों वाला है, ठीक है। गायत्री मंत्रों में है, गायत्री मंत्र में है, ये खास बात क्या है, ये गायत्री मंत्र में है। गायत्री, आप सवाल का उत्तर खोजिए, गायत्री मंत्र में लिखित है, गायत्री मंत्र में लिखित है साथियों। अब आप सवाल का जवाब दीजिए, गायत्री मंत्र में लिखित है ये, हाँ गायत्री मंत्र में लिखित है, ठीक है। 24 अक्षरों वाला है, किसमें है, 24 अक्षर इसमें होते हैं, ये देखिए 24 अक्षर है गायत्री मंत्र में। गायत्री मंत्र में 24 अक्षरों में 24,000 श्लोक है। ये साथियों क्या है, ये रामायण हमारा है, ये रामायण की बात कर रहा है। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, गायत्री मंत्र में लिखित है, इसमें 24 अक्षर होते हैं।
ये सब सारी बातें साथी एक बार में आप जान लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। रामायण हो गया, चतुर्विंश साहित्य संहिता इसको भी कहते हैं, जिसमें 24,000 श्लोक इसमें हो, 24,000 मंत्रों की इसमें संकलन हो साथियों। चतुर्विंश साहित्य संहिता आपके सामने, ठीक है, आ गया। आइए चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इष्टत्व है, देखिए आप इसको डरिए नहीं, क्या लिखा है, आधा शाह है, बड़ा शाह वाला, और चाप युग मात्रा, आधा ता और वाह, इष्टत्व संधि है। इष्टत्व संधि का उदाहरण कौन है, ये पूछ लिया आपसे, पूछ दिया आपसे। पहला हरिश टीकते कि विद्वान जयति कि तट टीका कि विष्णु स्त्राता, 4 विकल्प आपके सामने दे दिया उसने। और इष्टत्व संधि साथियों कहता क्या है, शाह हो, ता वर्ग हो, इसके बाद शाह को शाह वर्ग और चवर्ग हो जाता है, ठीक है, इष्टत्व संधि हो जाती है साथियों। कहने का मतलब ये है सा और चवर्ग हो, तो सा और ता के बाद सा और चवर्ग हो, इस्तो इष्टनाशु, ठीक है, इस चवर्ग इसमें हो जाएगा। कहने का मतलब है इस सा के नीचे शा हो जाएगा और ता के नीचे चवर्ग हो जाएगा, यानी ता है तो चा, था है तो छा, मतलब जैसे ता है, मान लीजिए तवर का मतलब यहाँ पे हो गया ता, था, दा, धा, ना, ता था दा धा ना, तो वैसे क्या हो गया आप यहाँ पे चा, चा, छा, जा, झा, या, ठीक है, तो यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये है ता है यहाँ पे, तो विद्वान है यहाँ पे, विद्वान जयति मान लीजिए हमको लिखना है, विद्वान, जैसे उदाहरण आपको लिख लिया आपने, उदाहरण विद्वान धन धन जयति। अब परिवर्तन यहीं पे होना है, ना वर्ण कहाँ का है, ना वर्ण कहाँ का है साथियों, आपने कहा ना ता को क्या हो जाएगा, ता वर्ग को, ता माने ता वर्ग को, ता था दा धा ना को क्या हो जाएगा, चा छा जा झा या, यानी यहाँ पे प्लस के पहले क्या है, ना है, यानी यहाँ का ना है, यानी ता वाले का आखिरी वर्ण है, तो अगर ता वाले का यहाँ आखिरी वर्ण है तो नीचे क्या हो जाएगा, चा वाले का यहाँ, यानी चा बैठा है, ये कह रहा है हमारा आखिरी, ये भी कह रहा है हमारा आखिरी, ता कह रहा है मैं आखिरी वर्ण यहाँ पे लेके आऊंगा, तो ये कह रहा है हम भी अपना आखिरी वर्ण तुम्हारे स्थान पे कर देंगे उठा करके, तो ये कहा हमारा ना है, इसने कहा कि हमारा ना है, तो इसने चा ने कहा तो हमारा यहाँ आके बैठ जाएगा, तो यहाँ ना के स्थान पे क्या हो जाएगा, विद्वान, तो साथियों यहाँ पे क्या हो गया, विद्वान जयति हो गया। देखिए जा में यहाँ चढ़ा कि नहीं चढ़ा, जा में यहाँ चढ़ गया अपने आप, जा में यहाँ देखिए अपने आप चढ़ा कि नहीं चढ़ा, देखिए विद्वान, और देखिए जा, यहाँ जयति है, यहाँ जा है, और देखिए जा के जस्ट ऊपर यहाँ चढ़ा कि नहीं चढ़ा, यहाँ ये वाला कह दिया कि अगर तवर्ग का कोई वर्ण रहेगा, उसी वर्ण के सिधाई पे जो चवर्ण का वर्ण रहेगा उसको उठा के रख देंगे, यानी यहाँ ना था, ठीक है, तो ना के स्थान पे चवर्ग का क्या हो गया, यहाँ हो गया, था होता तो छा हो जाता। कहने का मतलब है ऊपर नीचे ऐसे ही आपको मिलेगा साथियों, सिद्धांत की कक्षा में हम आपको सारी बातों को बताएंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, विद्वान धन जयति, फिर से आपको एक बार हम बता दें ये बात, जैसे माला स्तोह चुनाशु कहता है, स्तोह चुनाशु यानी सा, स्तो माने सा और ता, शुनाशु, स्तोह के स्थान पे शुनाशु हो जाएगा, यानी छोटा सा के नीचे बड़ा सा हो जाएगा, अगर सा रहेगा प्लस के पहले, और दूसरी बात अगर ता है प्लस के पहले तो ता के स्थान पे चा हो जाएगा, ता मतलब ता था धा ना के स्थान पे चा छा जा झा या हो जाएगा, ता का अगर पहला है तो चा का पहला, ता का तीसरा है तो चा वर्ग का तीसरा, तो ऐसे साथियों आपका ता के स्थान पे अगर चा यानी तवर्ग का चवर्ग हो जाएगा, तो तवर्ग का स्थान यहाँ पे ना है तो चवर्ग का कौन सा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो साथियों विद्वान है, ये विद्वान शब्द है, विद्वान धन जयति है, ठीक है, जो भी परिवर्तन होगा यहीं पे होगा, यानी ना है तो ना के स्थान पर यहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा विद्वान, और यहाँ है या विद्वान, ना को यहाँ विद्वान जयति, विद्वान जयति हो जाएगा साथियों, ये कहने का हमारा मतलब है। आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। आइए अगली का सवाल देखते हैं, संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वत औषधम कहा गया, भारवी की, भास की, कालिदास की, श्रीहर्ष की। भारवी की रचना साथियों क्या है, किरातार्जुनीयम। साथियों एक बार में ही आप सारी चीजों को जान लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किरातार्जुनीयम साथियों है, ये कितने हैं, 18 सर्गों में है, कितने में है, 18 सर्गों में है। ऐसा आपसे पूछा है किस छंद में है, वंशस्थ छंद में है,
वंशस्थ छंद में लिखित है। आइए, भास का साथियों क्या है, इनके तो बहुत नाटक हैं लेकिन महत्वपूर्ण है स्वप्न। स्वप्न जो आप देखते हैं, स्वप्न वासव, स्वप्न वासव दत्तम साथियों, स्वप्न वासव दत्तम इनकी रचना है। जैसे आप स्वप्न जो देख रहे हैं शिक्षक बनने का, वैसे ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक नाटक लिख दिया स्वप्न वासव दत्तम। ठीक है। कालिदास का साथियों क्या है, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमेशा पूछा जाता है, अभिज्ञान शाकुंतलम। टेट ने तो यहां तक कर दिया, टेट ने तो यहां तक कर दिया, अभिज्ञान शाकुंतलम में पूछ दिया नायिका कौन है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है, इसकी नायिका कौन है, शाकुंतलम यानी शकुंतला, शाकुंतला। इसकी नायिका साथियों कौन है, इसकी नायिका कौन है, शकुंतला है। शकुंतला क्या है, एक्ट्रेस है, यानी नायिका है। जैसे फिल्मों में एक्ट्रेस होती है, नायिका होती है, हीरोइन होती है, वैसे इस नाटक की एक्ट्रेस कौन है, वो अब आप पूछ दिया श्रीहर्ष। श्रीहर्ष का विद्वत औषधम कहा गया साथियों। श्रीहर्ष का एक रचना है नैषधीय चरितम, नैषधीय, यही आपका उत्तर है, नैषधीय चरितम। ये साथियों कितने हैं, ये 22, हाँ ये 22 सर्गों में साथियों, कितने सर्गों में है ये, 22 सर्गों में है ये 22 सर्गों में है। खास बात ध्यान रखिएगा, बार बार पूछता है, 22 सर्गों में साथियों है ये। और ये खास बात क्या है, ये बृहत्त्रयी का ग्रंथ है। किसका है, ये बृहत्त्रयी का है। ठीक है, बृहत्त्रयी, बृहत्त्रयी का ग्रंथ है ये, सारी बातें रखिएगा साथियों। बृहत्त्रयी का ग्रंथ ये भी आपका है, किरातार्जुनीयम बृहत्त्रयी का ग्रंथ है। किसका है, बृहत्त्रयी, बृहत्त्रयी का ग्रंथ यहाँ पे दो चीज मिल गया साथियों। चारों पांचों चीजें आप एक बार में जान चुके हैं। आपको हमारी कक्षा कैसी लग रही है आप जरूर बताएं साथियों। ठीक है, आइए, आकांक्षा जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम दिए, सारे सवालों का जवाब आपको आकांक्षा जी आज दे रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी। और भारवी का आपने देख लिया, किरातार्जुनीयम, भास का आपने स्वप्न वासव दत्तम देख लिया, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, इनकी बहुत सारी रचनाएं, महत्वपूर्ण वाली यही है। श्रीहर्ष को क्या कहा गया, नैषधीय चरितम इनकी रचना है। इन्हीं को विद्वत औषधम कहा गया। किनको कहा गया, श्रीहर्ष को साथियों का क्या कहा गया था, कवि की रचना को, संस्कृत साहित्य के किस कवि की रचना को विद्वत औषधम कहा गया साथियों, इन्हीं की रचना को, श्रीहर्ष की। और रचना कौन थी, नैषधीय चरितम, यही इनकी रचना है, नैषधीय चरितम। इसी के नाते इनको विद्वत औषधम कहा गया। विद्वानों के लिए औषधि है, औषधि का मतलब दवा, मेडिसिन। विद्वत औषधम क्या है, पूछा है किस कवि की रचना विद्वानों के लिए दवा की तरह काम करती है, यही पूछा गया सवाल है। संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य जो आप पढ़ते हैं उसमें किस कवि की रचना को विद्वत औषधम, विद्वत माने विद्वान लोगों को, औषधम औषधि की तरह, औषधि मतलब दवा की तरह काम करे, टॉनिक की तरह काम करे। ठीक है, तो ये बात वो कह रही है साथियों, ये हमारे कवि, हमारे जो रचनाकार उन्होंने। तो आइए, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि क्या साथियों, विधियां हमारे पास है। आगमन, आपने पढ़ा होगा आगमन विधि, आपने पढ़ा होगा निगमन विधि, ये आपने दो विधियां पढ़ी होंगी। ठीक, पूछा है व्याकरण की कौन सी विधि आपके लिए महत्वपूर्ण है, आगमन, निगमन, निगमन, आगमन। आगमन, निगमन विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, व्याकरण शिक्षण की मुख्य क्या है, महत्वपूर्ण, सबसे सही, सबसे सटीक, जो बच्चों को सही सही समझा सके, सही सही समझा सके, सही सही बातों को बता सके। आगमन निगमन क्या होता है, छोटा बच्चा, आप कक्षा 1 से लेकर के, ठीक है, 1 से लेकर 5वीं के शिक्षक बने जा रहे हैं, प्रमोशन करेंगे तो आप 6 से लेकर 8 में जाएंगे, इससे ऊपर आप नहीं जाने वाले हैं। यानी आप उत्तर माध्यमिक में आप शिक्षक बनेंगे, जाकर के प्राइमरी में प्रमोशन करने के बाद आप जूनियर में जाएंगे। ठीक है, आपसे प्रश्न बनाने वाला ये पूछना चाहता है कि क्या आप ये पता है कि व्याकरण जब पढ़ाना होगा किसी बच्चे को कक्षा 2, 5, 6, भाई कक्षा 1, 2 में तो पढ़ाना ही नहीं है, कम से कम छोटा बच्चा जो रहेगा उसको व्याकरण अगर हमको पढ़ाना है, व्याकरण पढ़ाना है, उसको वर्णमाला का ज्ञान कायदे से कराना है। कोई क ख ग घ और एबीसीडी तो आप कराते ही हैं, लेकिन उसको जोड़ना बताना है कि संधि कैसे करेंगे, वाक्धनिशय कैसे बनाएंगे, विद्याधन आलय, विद्या जोड़ेंगे, ठीक है, विद्या जोड़ेंगे, फिर आलय जोड़ेंगे। ठीक है, आप इसको इस तरह पढ़े, मतलब सरल से कठिन की ओर। पहले आप नहीं कि आप उसको आदगुण है बताइए, दीर्घ संधि बताइए, ठीक है, तो आप आदगुण है बताइए, उसको दीर्घ संधि आकर समूढ़ दीर्घ है बताइए। तो जब आप सूत्र बता देंगे तो एक को नहीं पकड़ पाएगा।
कहने का मतलब ये है। हाँ, इन्होंने कहा एग्जाम्पल से ला की तरफ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आकांक्षा जी ने सही कहा। विद्यालय अगर आप बताते हैं विद्या धन आलय, तो बच्चे, ये बचवा, ये छोटे बच्चे, जो भी कहेंगे आप, जो भी उसका नाम है, आप उसको बताएंगे कि बच्चों देखो, पहले विद्या है जो आप पढ़ते हैं, ये विद्या है, ठीक है, आलय है, धन लगा दो, प्लस लगा दो, आलय लगा दो, ठीक है, आलय लगा दो, तो देखो यहाँ पे क्या करो, विद्या हो गया, आलय हो गया, तो बताओ विद्यालय कैसे लिखा जाएगा, तो बताएगा बच्चा कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, तो कह दो बेटा, तो बता देना विद्या यहाँ पे, यहाँ वाला यहाँ लिख दो बेटा, यहाँ पे आप लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे प्लस करेंगे, फिर ये इसको हटा के यहाँ पे लय लिख देंगे, क्या हो जाएगा, विद्यालय बन जाएगा। अब आप उसको बताएं, अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ, ठीक है। अब आप कहेंगे विद्या का आ, विद्यालय का आ मिल जाएगा, तो बड़ा आ बन जाएगा, क्योंकि अकह सवर्णे दीर्घ कहता है कि इधर के सवर्णी होगा, इधर का सवर्णी, इधर का सवर्णी, तो दोनों दीर्घ होगा, एक नहीं पकड़ पाएगा बच्चा। मतलब उस बच्चे को पढ़ाने के लिए पहले आपको व्यवहारिक सरल तरीके से, सरल से कठिन आपको बताना होगा। साथियों, मेरे कहने का मतलब ये था, आगमन और निगमन विधि, यहाँ खास बात आपको बताने का, मेरा ये उदाहरण बताने का सिर्फ ये उद्देश्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे भावी शिक्षकों, बताने का उद्देश्य था कि छोटा बच्चा है, हाँ, उसको बताइए आप, जब वो छठी सातवीं में चला जाएगा तो आप उसको बताइएगा कि सवर्णी क्या होता है, ये गर विद्या है, ठीक है, विद्या है, और धन आलय है, ठीक है, यहाँ विद्यालय हो गया, तो विद्या का, विद्या आ बोल रहे हैं तो यहाँ पे आ है, ठीक है, और आलय का भी आ है, अकह सवर्णे दीर्घ कहता है, सवर्णी है माने एक वर्ण के हैं, एक जात के, एक बिरादरी के हैं, यहाँ पे आ, यहाँ पे आ, दोनों मिलके बड़का आ, यहाँ पे आ, वहां पे आ, दोनों मिलके बड़का आ जब बन जाएगा तो बन जाएगा विद्या आलय, विद्यालय बन जाएगा। विद्यालय नहीं बनेगा तब यहाँ पे ये नहीं बनेगा बच्चों, कि ये नहीं बनेगा, आपको बच्चों नहीं कह रहा हूं भाई, छोटे बच्चों को आप कहिएगा, ये विद्यालय नहीं बनेगा, तब विद्यालय बनेगा, वो बड़ा आप मिल जाएगा, यहीं पे आके घुस जाएगा, तो कैसे घुस जाएगा, ऐसे घुस जाएगा, तब बन जाएगा तुम्हारा प्राथमिक विद्यालय। कहने का मतलब साथियों ये था, आपको सरल से कठिन की तरफ बढ़ना है, उदाहरण से नियम की तरफ बढ़ना है। ये साथियों हमारा कौन सा विकल्प हो रहा है, हमें बिल्कुल सही जवाब मिल रहा है हमारे छात्रों द्वारा। हाँ, पुरुषोत्तम सिंह जी आ चुके हैं, आकांक्षा जी आ चुकी है, ढेर सारे छात्र जुड़ चुके हैं, हर हर महादेव कह रहे हैं पुरुषोत्तम जी, हर हर महादेव, और हमारे ढेर सारे छात्र जुड़े हुए, सबका हम स्वागत करते हैं। हमारे छात्र नहीं बल्कि हमारे सारे शिक्षक हैं, भावी शिक्षक है, जो आप देश की नींव को रखने वाले शिक्षक हमारे सामने बैठे हुए साथियों, हम सभी शिक्षकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों आइए आप लोग, कठिन से सरल, अच्छा आप क्या है, निगमन की बात अलग हो जाती है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या कहते हैं आप, कठिन से, डिफिकल्ट टू इजी, ठीक है, डिफिकल्ट से आप इजी करते हैं, तो ये डिफिकल्ट से इजी नहीं वाला है, आगमन आपको साथियों, आगमन से निगमन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे साथियों। यहाँ पे जो विकल्प हमारा होना चाहिए, सही विकल्प हमारा साथियों यहाँ पे जो होना चाहिए, केवल आगमन नहीं होगा, यहाँ कह सकते हैं आप आगमन से निगमन के चारों विकल्प खड़ाई, ये भी विकल्प नहीं गलत है, लेकिन यहाँ सटीक विकल्प ये है आगमन से निगमन, यानी सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, ठीक है, एग्जाम्पल से रूल की ओर, ये साथियों देखना है, ये सारी बातों को जानना जरूरी है। छोटे बच्चे हैं, उनको आपको पढ़ाना, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपको हम ये बता के यहाँ पे छोड़ें, टीचर्स अकादमी के द्वारा आपको ये बताया जाए कि छोटे बच्चों को डांट मार के साथ नहीं, क्योंकि आपको हटा दिया गया मारना डांटना, पढ़ाना होगा तो आप ऐसे पढ़ाइएगा, समझा समझा के पढ़ाना होगा। जब आप जूनियर में प्रमोशन करके जाइएगा, छठी सातवीं में जब आप पढ़ाना शुरू करेंगे, उस समय जाकर के बच्चों को अकह सवर्णे दीर्घ है, और उनको आप बताइए आद गुण है, अदेन गुण है, सारी बातें उनको आप बताइएगा, एचो है, सारी बातों को आप बताएंगे, वो बच्चे पकड़ भी पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आइए अगला सवाल देखिए साथियों, आपके सामने आ चुका है सवाल नंबर अगला 12वां सवाल है, 12वें सवाल की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। 12वां सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों, आइए, एक कक्षा में बच्चों को उनकी अवधारणा को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, ABCD तथ्यात्मक जानकारी, यदि बच्चों को अवधारणाएं गलत हो गई हो तो सूचना देने, याद करने के लिए, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने के लिए, ये साथियों देखिए आपका कौन सा विकल्प सही हो रहा है। 12वें सवाल का उत्तर हमें आप दीजिएगा। 12वें सवाल का उत्तर साथियों हमें मिल चुका है, अवधारणाओं को बारे में बच्चों को असली समझ व्यक्त करने की बात यहाँ पे की गई है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट साथियों है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए है ये, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो आज की बात साथियों यहीं तक, भले 12-15 सवाल हो पा रहे हैं साथियों, लेकिन 12-15 सवाल में हम आपको बताने का प्रयास ये कर रहे हैं कि सारी बातें जो भी आपको बताई जाए, सारी बातें आप तक पहुंच जाए। हमारे भावी शिक्षकों सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और फिर हम अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं आपसे।
तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। आप 2026 के लिए लगातार लगे रहिए टेट को क्वालिफाई करने के लिए। साथियों, अच्छे सम्मानजनक नंबरों के साथ हम लोग पास करेंगे। इसी तरह कक्षाएं चलेंगी। अभी आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, संधि क्या है, समास क्या है, कारक क्या है, कितना आएगा, कहां से आएगा। बहुत आपको परेशान होने की जरूरत नहीं साथियों। कोई किताब आप मत लीजिएगा, कॉपी कलम बस रखिएगा अपने पास, रफ की कॉपी मोटी रखिएगा। बार बार आपको बताएंगे, पीडीएफ देंगे, ढेर सारी सुविधाएं आपको देंगे। आप हमारी संस्था से ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़िए और साथियों इसका लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।